संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। ये सुना है? सर समझ में नहीं आया, आप यहाँ पीछे तो कुछ सॉल्यूशंस लिखा है और आप अंडों की बात कर रहे हो। सवाल एक छोटा सा मेरे दिल में दिमाग में बचपन से था। खैर, जैसे ही मैं देखता था कि भाई कोई अंडा उबालने रखेगा, उसमें नमक जरूर डाल देते थे। तो मैं हमेशा सोचता था भाई पता नहीं क्यों, मतलब शायद नमक से अंडे में स्वाद आता होगा। पर फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पता लगा कि अंडा बनता है कैल्शियम से। कैल्शियम की लेयर होती है उसके ऊपर, जो अंडे का होता है ना, व्हाइट वाला पार्ट, जिसको तोड़ के हम अंडा निकालते हैं। तो उसके अंदर से तो सॉल्ट पेनिट्रेट हो नहीं सकता। तो यही सब मेरे दिमाग में चलता रहा। और जब मैं क्लास ट्वेल्थ में आया तो मैं समझ में आया कि हम अंडे को उबालते वक्त उसमें नमक क्यों डालते हैं। तुम्हें पता है क्यों डालते हैं? नहीं पता? तो आज की क्लास में आपको पता लग जाएगा कि अंडे उबालते वक्त अंडों में नमक क्यों डाला जाता है। हम पढ़ने वाले हैं बच्चों नन अदर देन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आज की क्लास में। और पढ़ेंगे बेटा वेंट ऑफ फैक्टर्स के बारे में और उसका रिलेशन क्या था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आज के बाद तुमसे कोई भी पूछे ना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कहना भाई नंबर। तो कहेगा अरे ये क्या बात है, नंबर नंबर कर रहे हो? तो कहना ओके कोई बात नहीं। Colligative properties are the properties that are characteristics of a solution that depend on the ratio of number of solute particle to solvent particle। भाई solvent particle में कितने solute particle डले हुए हैं, इन्हीं का रिलेशन रेशियो क्या होता है, colligative properties होता है। अब ये चार तरह की होती हैं। पहला है बेटा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आ गया वही सवाल का जवाब जानने के लिए कि भाई साहब अंडे उबालते वक्त हम उसमें नमक क्यों डालेंगे। तो बेटा होता क्या है, नमक डालने से, देखो हम जानते हैं, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पानी को उबालने रखूं तो 10 मिनट में मान लो अगर हमारा पानी उबल जाता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट तुम क्या जानते हो, 100 डिग्री होता है। मतलब 10 मिनट में वो 100 डिग्री अचीव कर लेगा। अब अगर तुम उसको 10 मिनट की जगह लगातार 20 मिनट तक गर्म करते रहो, तो क्या लगता है, अगर 10 मिनट के बाद उसका 100 डिग्री था, तो 10 मिनट और गर्म करेंगे तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? हाँ सर, मतलब बढ़ना चाहिए क्योंकि हमने लगातार रखा है उसको। ना, ये बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि आप पानी को 10 मिनट गर्म करिए, 20 मिनट गर्म करिए या आधा घंटा गर्म कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप थर्मामीटर डालेंगे तो टेम्परेचर आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अंडे को बॉईल करना है, ठीक है? तो होता क्या है, जब हम नमक डाल देते हैं उसमें, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सबसे पहली चीज, हम नमक डालने से, हमारा नॉन वोलेटाइल ये सॉल्ट डालने से क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर्स हो जाएगा। तो ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ नहीं पाएगा, वो पानी कंसंट्रेटेड अंदर ही रहेगा। और दिस विल हेल्प इन बॉइलिंग ऑफ एग्स। पहला रीजन। दूसरा, नमक डालने से बेटा हम बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो कितना बढ़ जाता है, तो मान के चलो ऐसा कुछ देखा गया था 22% के आसपास कुछ डालोगे तो 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, लगभग 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 0.50 सेंटीग्रेड के बीच में सॉल्ट के कंसंट्रेशन को वेरी करने से डिफरेंस आता है बॉइलिंग पॉइंट में। तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा और वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ बच्चों आप पढ़ सकते हो कि NaCl और salt is added to the water when boiling of eggs, as the addition of salt or other non-volatile solid will help in reducing the vapor pressure of the liquid। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे भाई अंडे उबालने हैं तो क्या करना, उसमें नमक डालना, आप उससे तुरंत पूछना भाई नमक क्यों डालना। तो आप ये ज्ञान जो मैंने आपको आज दिया है वो आप उसको दे सकते हो, ठीक? अब अंडे बेटा कितने अच्छे लगते हैं ना उबले हुए, प्यारे प्यारे, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। हाँ, संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। मान लेता हूं मैं वेपर प्रेशर मेरा प्योर वाटर का था P0, स्टार्टिंग में P0 मान लेता हूं, और जब मैंने वो नमक डाल दिया तो उसका हो गया PS। तो सीधी सी बात है, अभी अपन ने पढ़ा कि भाई नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालने से वेपर प्रेशर कम होता है। तो सीधी बात है बेटा,
पी नॉट ज्यादा होगा और पी एस कम होगा। तो मुझे निकालना है अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसको मैं अगर डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, किससे रिप्रेजेंट करता हूं? डेल्टा पी से। तो बेटा ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं तो आ जाता है ना चेंज, तो पी नॉट माइनस पी एस आ जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लेकिन हमारी कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी इज नॉट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आप कहोगे सर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की क्या कहानी है? तो बेटा डेल पी को डिवाइड कर देना, रिलेटिव मतलब रिलेशन में निकालना है ना? तो डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट। अब डेल पी क्या आया था मेरा? पी नॉट माइनस पी एस। तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा आपका पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, जो बराबर आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मैं जानता हूं होता है Na अपॉन Na प्लस Nb। तो बेटा न्यूमेरिकल में जैसे ही तुम्हारे पास में आ जाए, आप क्या लिख देंगे? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। नेक्स्ट, अब आता है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा मैंने आपसे कहा था अगर प्योर वाटर रहेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, नो मैटर्स आप कितनी देर तक उसको उबालोगे। तो एक ग्राफ के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर बेटा जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो स्टार्टिंग में ये वाली जो लाइन है बेटा देखो, स्टार्टिंग में ये जो लाइन है ये डेपिक्ट कर रही है किसको? इसका बॉइलिंग पॉइंट पीछे की तरफ आ रहा है, कम है बॉइलिंग पॉइंट, हम जानते हैं एक्स एक्सिस जितना आगे जाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। वहीं अगर आप देखो बेटा जो सॉल्यूशन है, अगर आप उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ध्यान दोगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये रहा बेटा आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। और इनका डिफरेंस ही क्या हो जाएगा? इतना ही बॉइलिंग पॉइंट हमारा एलिवेट होगा जब हम क्या डालेंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बेटा इसी को। अगर मान लेता हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर टीबी नॉट था, सॉल्यूशन का जब डाल दिया मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो टीबीएस हो गया। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा ज्यादा किसका था? ज्यादा था आपका सॉल्यूशन का, तो टीबीएस माइनस टीबी नॉट कर दीजिएगा, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूले की अगर बात करूं तो फॉर्मूला इज मस्ट एंड मस्ट एंड मस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेटा डेल्टा टीबी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी के, और वो हमने देखा किसके आया था? Na अपॉन एनबी के। किसके आया था? Na अपॉन एनबी के। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था, वो होता है Na अपॉन Na प्लस एनबी। तो Na अगर मान लो मैं बहुत कम था एनबी से, तो Na नीचे का नेग्लिजिबल हो जाएगा और Na अपॉन एनबी आ जाएगा। ठीक, तो हम जानते हैं डेल्टा टीबी भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा? Na अपॉन एनबी के। ठीक, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लूंगा मैं के बी Na अपॉन एनबी, के बी Na अपॉन एनबी। ठीक, अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है वो अपन लिख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा क्या आया था बेटा? अभी हमारा आया साहब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी Na अपॉन एनबी। Na को मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और एमबी को लिख लूंगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब बेटा जो हमारा एमबी है ना, एमबी है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो तो हमारा ऑलवेज क्या रहेगा? वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। वो ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से देखो तो बेटा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए ये तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और जो आपका डब्ल्यू बी है वो है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? मोलैलिटी होता है। तो आपका नया फॉर्मूला जो बनकर आएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो रहेगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक, यहां पे डेल्टा टीबी हो गया आपका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस केबी को हम जब 1001 केजी में डाल देंगे सॉल्वेंट में, तो यहां हम इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। एब्यूलो
स्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, चलो अब तीसरे पे आ जाते हैं, वो था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा, आपने वो जो जिसमें आपने नॉन वोटर सॉल्यूट डालकर नमक डाल के पानी को उबाला था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, अब आपने उसको उठाया और उठा के डाल दिया डीप फ्रीजर में जमने के लिए। तो मैं ये जानता हूं कि मेरा वाटर जम जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने ऐड करा था, वो या तो थोड़ा बहुत डिसोसिएट हुआ होगा, या तो कुछ ना कुछ एसोसिएट हुआ होगा, या जो भी हुआ होगा, अल्टीमेटली उसने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस लेकर आ गया होगा, या कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन तो कर ही रहा होगा वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में। ठीक है, तो कुछ भी हो, वो 0 डिग्री पे अब पानी को नहीं जमने देगा। नॉर्मल अगर हम प्योर पानी लेते तो वो 0 डिग्री पे जम जाता, लेकिन अब हमने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वो 0 डिग्री पे नहीं जमने देगा। और अब हम अगर चाहते हैं उसको हम जमा दें पानी को जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, तो हमको फ्रीजिंग पॉइंट और गिराना पड़ेगा, मतलब माइनस में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, वापस से फॉर्मूला निकालेंगे बेटा। प्योर वाटर का टीएफ नॉट मान लिया, सॉल्यूशन का टीएफ एस मान लिया। ये देखो, ये हमारा साफ साफ पता लग रहा है इस ग्राफ से। ये अगर ग्राफ देखूं तो ये वाली लाइन क्या डेपिक्ट कर रही है, ये डेपिक्ट कर रही है बेटा टीएफ नॉट को। तो सीधी सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका ज्यादा है, यहां पर 0 डिग्री मान लेता हूं मैं। तो ये किसका हो गया, लिक्विड सॉल्वेंट का हो गया। अब वहीं अगर आप ध्यान दो अच्छे से, तो ये हो गया सॉल्यूशन का, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन का। तो देखो ये लिखा भी हुआ है, किसका आ रहा है, सॉल्यूशन का स्लोप आ रहा है। और बेटा टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस करोगे तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा, जो कि होता है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो इसी को लिख लेते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है बेटा टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस, टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस। और जिस तरीके से हमने देखा था ना कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी के, और वो होता है एन ए अपॉन एन बी के, सेम टू सेम बेटा लॉजिक यहां लगेगा। जो डेल्टा टी एफ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के, और वो हो जाएगा बेटा एन ए डिवाइडेड बाय एन बी के, है ना। और मैं ये जानता हूं जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो वहां के बी लिया था, है ना, एलिवेशन कांस्टेंट, यहां के एफ ले लूंगा, वो हो जाएगा डिप्रेशन या फ्रीजिंग कांस्टेंट। तो ले लेते हैं भैया जल्दी हटाकर इसको, कोई दिक्कत की बात तो है ना, हम डरते तो नहीं ना किसी से भैया। तो एन ए अपॉन एन बी, डर लगता है कि अपने को नहीं लगता, भाई शेर बच्चे हैं अपन, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, रोज क्वेश्चन करते हैं, रोज पढ़ाई करते हैं, रही सारी क्लास में से नहीं करते हैं, तो डरने की बात तो है ही नहीं, है ना। अब एन ए अपॉन एन बी को आई कैन राइट इट एज डब्ल्यू ए अपॉन एम ए मल्टीप्लाइड बाय एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। एम बी अगेन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। नहीं समझ में आ रहा, अटक रहे हो, रुक जाओ, इसको लिख लेते हैं। तुम टेंशन मत लिया करो यार, इतने प्यारे प्यारे बच्चे होकर जिंदगी में टेंशन नहीं लेने का बेटा, टेंशन को पेंशन देके घर छोड़ देने का। डब्ल्यू ए अपॉन इंटू एम बी अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी करा था, अरे करा था ना यार पहले, हैं याद आ गया, हाँ। तो मैंने क्या बताया था, एम बी क्या हो जाएगा, शाबाश, ये होती ना बात, क्या बात है। आदत भैया, आदत एकदम टॉप का बच्चा है, सारी क्लासेस एकदम अटेंड करता है। तो एम बी क्या हो गया, एम बी हो गया कांस्टेंट। वापस क्या आ गया, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए हो जाता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी नहीं आ गई ना मोलैलिटी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं कि साहब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, इसको भूलिएगा नहीं। और पता है जब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डालोगे आप सॉल्यूट को, तो उसमें के एफ को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और पता है क्रायोस्कोपिक, तुम लोग कभी भी लाइफ में सुन लो, क्रायो वर्ड सुन लेना, समझ जाना साहब यहाँ पे माइनस में बात हो रही है। किस में बात हो रही है, माइनस में बात हो रही है। और माइनस में भी कितना, -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जैसे क्रायो सर्जरी तो उस टेम्परेचर पे, क्रायो प्रिजर्वेशन उस टेम्परेचर पे। अब तुम लोगों को ये पता नहीं है, मैं बताता हूं तुम लोगों को, क्योंकि क्रायो वर्ड आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बात बताना।
हमारी बॉडी में अगर मेरा हाथ कट जाए, मान लो मैं तुम्हारा क्यों अपने काट लेता हूं, मेरा हाथ कट जाए या नाक कट जाए या कान कट जाए या एक आंख खराब हो जाए, अगर मेरे पापा मम्मी ने मेरे स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करवाया होता, तो मैं वो हाथ, वो नाक, वो आंख, वो कान वापस से रीग्रोथ कर सकता था। सर एक मिनट, ये अच्छा लग रहा है आप जो बोल रहे हो, एक मिनट फिर से बोलना, क्या बोला आपने? हाँ जी, मेरे स्टेम सेल्स। एक बच्चा अपनी मम्मी से जुड़ता है बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जानते हो? जानते हो अम्बिलिकल कॉर्ड? वो अम्बिलिकल कॉर्ड को जैसे ही बच्चा पैदा हो, आप उसको क्रायो प्रिजर्व करा सकते हो क्रायो बैंक्स में, जहां पर वो स्टेम सेल्स, उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो वापस से रीजनरेट कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है। आप गूगल करना, कई सारे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जिन्होंने अपनी किसी की नाक एक्सीडेंट में टूट गई थी, तो उसने नाक को अपने हाथों पे ग्रो करवा लिया, क्योंकि भाई सेम सेम मार्कर चाहिए, सेम सेम पैटर्न चाहिए, नहीं तो नाक को हमारी इम्यूनिटी रिजेक्ट कर देगी। अपने हाथ पे ग्रो करवाया और फिर उसके बाद वहीं से काट कर वापस नाक लगा दी गई। ये सब चीज पॉसिबल है बेटा, हमारी साइंस डेवलप हो चुकी है। लेकिन कहाँ बैंक में करना है? क्रायो प्रिजर्वेशन बैंक्स, ठीक है? चलो खैर, अगर तुम्हारे स्टोर नहीं है, तो जो तुम्हारे भैया भाभी की मैरिज हो, भैया दीदी किसी की मैरिज हो घर में, तो उनको बोलना कि भैया आप अपने बच्चों का ना अम्बिलिकल कॉर्ड प्रिजर्व करवा लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। एम मोडालिटी है, छोटा एम, ठीक है, बोलना नहीं। आ जाओ। अब आता है चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अच्छा ये बताओ, खीर खाई है? अब खीर में मुझे तो पता नहीं, मुझे पसंद नहीं है, तुम हो नहीं हो आई डोंट नो। हम जब खीर बन रही होती है तो मम्मी लोग हमारी क्या करती है, उसमें किशमिश डाल देती हैं। मुझे किशमिश पसंद नहीं, मुझे खीर पसंद है, किशमिश पसंद नहीं। क्योंकि किशमिश क्या, वो किशमिश जब डालेंगे तो पिचकी पिचकी सी होती है। ऐसे रूखी किशमिश खा सकते हैं, पर वो जब फूल जाती है ना तो बड़ी अजीब सी लगती है, उसके अंदर दूध चला जाता है, उसके अंदर दूध चला जाता है। यही तो ऑस्मोसिस हुआ, नहीं समझे? भाई आपने क्या डाला? आपने डाल दिए किशमिश खीर बनने टाइम पर, ठीक है? अब जब खीर बन जाएगी तो किशमिश के अंदर जो सॉल्वेंट था वो कम था, और जो सॉल्वेंट बाहर था वो ज्यादा था, तो दूध बाहर से किशमिश के अंदर चला जाएगा, और किशमिश की जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। तो जो हमारा ए डायग्राम में हो रहा है ना, वही है हमारा ऑस्मोसिस। क्या बोलता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ, कहां सॉल्वेंट ज्यादा कहां रहेगा? जहां कंसेंट्रेशन कम रहेगी। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन या डाइल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया ऑस्मोसिस। अब आता है सर ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो भाई मेरा जो सॉल्वेंट था यहां पर जा रहा था इस तरफ, ठीक है? आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड, मेरे राइट हैंड साइड जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? अब जिस डायरेक्शन में जा रहा है सॉल्वेंट, वहां पर पिस्टन लगाकर मैं कितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊं कि होने वाले ऑस्मोसिस को मैं रोक दूं, उसको बोलते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड जस्ट टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। और जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगा दोगे बेटा, तो जो क्या होगा, तो क्या होगा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा। इफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। तुम्हारे घर में अगर आरओ यूवी प्यूरिफायर्स हैं, तो वहां आरओ स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस ओनली, एंड यूवी स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट। तो यूवी रेज बैक्टीरिया किल करेगी, और आरओ पानी से, और जो थोड़ी बहुत रेयरेस्ट इंप्योरिटीज हैं जो नॉर्मल आपका एक्वागार्ड नहीं साफ करेगा, वो भी साफ कर देगा। बेसिकली अगर आए यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, तो बोलना साहब रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, मतलब नमक हटाने के लिए, सो एज टू गेट फ्रेश प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है? आगे देखो बच्चों, इसके फॉर्मूले ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और तुमने पढ़ा था 11th क्लास में बेटा, पता नहीं याद है कि नहीं याद तुम्हें, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है? तो यहाँ पी की जगह पाई डाल देना, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, जहां पर वी हो जाएगा वॉल्यूम, एन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, आर हो जाएगा गैस कांस्टेंट, टी हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है? अब नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकता हूं मैं? वेट अपॉन मोलर मास, लिख लिया भाई, डब्ल्यू बाय एम आर टी।
अब वी को नीचे ले जाऊं, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। बेटा वेट अपॉन वॉल्यूम को मैं डेंसिटी नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। तो अगर मैं ऊपर एम को ले जाऊं तो पाई एम इज इक्वल टू डी आर टी। ठीक है, पाई एम, पीएम डर्टी के नाम से याद रखना, पर हमारा पीएम तो सबसे बेस्ट पीएम है। ठीक, खैर, पाई एम इज इक्वल टू डी आर टी। ठीक, या आप एम को क्या कर सकते हो, एम कर सकते हो डी आर टी बाय पाई। ठीक है, बस डेक्स्ट्रस की लेबोरेटरी में जाओ और ये फॉर्मूला लगाकर मोलर मास निकाल लो। और बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर ही सबसे बेस्ट मेथड है फॉर डिटरमाइनिंग मोलर मास। उसका कारण ये है, बाकी सब में मोलैलिटी मोलैलिटी टर्म्स आ रही थी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी आ रही थी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में भी आ रही थी। यहां पर मोलैरिटी रहेगी। इसको नीचे ले जाओ तो n by v, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इज मोलैरिटी। तो why osmotic pressure is the best method of finding molar mass of a particular solute? तो बेटा यहां पर मोलैरिटी यूज हो रही है, और बाकी सब में टेम्परेचर या तो 100 डिग्री के ऊपर था या 0 डिग्री के नीचे था, पर यहां हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर। तो ये दो चीज ध्यान रखना। पहली क्या ध्यान रखोगे, यहां पर है मोलैरिटी, और बेटा दूसरा आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, यहां पर है रूम का टेम्परेचर। ठीक है, कितना होता है रूम टेम्परेचर, कितना 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 कितना, 100 डिग्री। 37 डिग्री सेल्सियस तो बॉडी का है बेटा, क्या कर रहा है यार। नहीं नहीं बेटा, आयुषी, सॉरी आयुषी गलत है, वो तो 37 हमारी बॉडी का होता है बेटा। 25 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर, 298 केल्विन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर ये बीमार क्यों कर रहा हूं हम लोगों को आप? बेटा बीमार नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं। ये जो है, ये बोतलें क्या होती हैं, तुम कहोगे सर ग्लूकोज की बोतलें हैं। तो एक बात बताओ, अगर कोई आदमी को डायबिटीज है, मतलब हाई शुगर, और उसको एडमिट करा होगा तो उसको भी ये ड्रिप लग जाती है। तो जिसको ऑलरेडी शुगर है उसको ग्लूकोज चढ़ा के मार डालेंगे क्या, है ना। तुम्हें पता नहीं था ना आज तक ये क्या है, आज समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा, मजा आएगा तुम लोगों को। सुनो, एक टर्म होती है आइसोटोनिक। क्या होती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। कहानी कुछ ऐसी सी है कि आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो जब दो अलग अलग कंडीशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशंस क्या हो गए, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। हमारी बॉडी में अगर मैं अपना हाथ काटूं तो खून निकलेगा, खून किस कलर का निकलेगा, रेड निकलेगा, रेड निकलेगा, क्योंकि आरबीसीज हैं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है ना। तो बड़ा वही कहानी है, हमारे आरबीसीज के अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है 0.9% मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, और ये ग्लूकोज नहीं है, ये एनएस है। एनएस नॉर्मल सेलाइन, इसी को बोलते हैं हम नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन। हमारी चूंकि ब्लड के अंदर भी यही सेम एग्जैक्ट कंसंट्रेशन होती है, और हमको नमक का पानी चढ़ाते हैं। तो अगर आप बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हो और ये मिल जाए तो कहना भाई नमक का पानी मैं घर से बना कर ले आऊंगा 0.9% बाय मास, तुम मेरा बिल मत बनाना भाई। खैर ऐसा मत बोलना, क्योंकि हम घर में उतनी इतना मोस्ट हाइजेनिक कंडीशंस को नहीं कर पाएंगे मेंटेन। ठीक है, तो वहां पे आप ये ले लेना है ना, नहीं तो घर से लेकर नमक का पानी बनाकर राही सर ने पढ़ाया था, है ना। चलो देखो, तो ये नॉर्मल सेलाइन है। ठीक है, और क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि भाई हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मेंटेन रहे। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी का सॉल्ट कंसंट्रेशन भी इतना ही है जितना इसका होता है। अब मान लो अगर हमने आरबीसीज को गलती से रख दिया 0.9% से ज्यादा कंसंट्रेशन में, तो हमारी आरबीसीज का कंसंट्रेशन कम था और बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा था, मतलब सॉल्वेंट हमारी आरबीसी में ज्यादा था, तो यहां से चला जाएगा वो बाहर और हमारी आरबीसी श्रिंक हो जाएंगी। तो उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसमें आरबीसी क्या हो जाती है बेटा, श्रिंक। ठीक, अच्छा अगर हमने ज्यादा में रख दिया तो मतलब मान लो बाहर का कंसंट्रेशन बहुत कम कर दिया, ठीक है, और अंदर का कंसंट्रेशन 0.9% था, तो हमारा अंदर सॉल्वेंट कम बाहर सॉल्वेंट ज्यादा, तो बाहर से फिर वो अंदर आ जाएगा और हमारी आरबीसी फूल फूल के फट जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी, स्वेल अप हो जाएंगी। ये नॉर्मल आरबीसी देखो, ये सब फूली फूली आरबीसी नहीं लग रही। ठीक है, वाटर अंदर आ गया और आरबीसी बर्स्ट कर देगा। ठीक, इसलिए एनएस लगाते हैं हम।
अब बारी आती है साहब इनकी, ये देख रहे हैं, ये हीरो टाइप के, ये हीरो टाइप के जो है ना, ये वेंटॉस हैं, ठीक है। और बेटा हुआ क्या, इन्होंने जब देखा कि जब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे थे, तो कहीं कहीं किसी किसी केसेस में से बेंजोइक एसिड हो गया, तो आपका सॉल्यूट पार्टिकल जो थे वो एसोसिएट हो जा रहे थे आपस में, डाइमराइज हो जा रहे थे, ट्राइमराइज हो जा रहे थे, तो बड़े परेशान हो गए। और वो जो मान के बैठे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, उससे कुछ अलग आई, क्योंकि डाइमराइज ट्राइमराइज हो गए। अच्छा, कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जाके डिसोसिएट हो जाते हैं, मान लो 80% डिसोसिएट हो गए, 20% डिसोसिएट हो गए, क्या K2SO4 CaCl2 MgCl2 इस टाइप के सॉल्ट्स। तो जो भी हम मान के चले थे, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये आएगी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, हमें हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ अलग मिली। तो उसी का कंपैरिजन करते हुए वेंटॉफ ने अपना फैक्टर दिया, वेंटॉफ फैक्टर, जिसको छोटे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अगर हम मोलर मास की बात करो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करो, तो ऑब्जर्व्ड जो देखी और डिवाइडेड बाय कैलकुलेटर हम सोच के बैठे थे कि ये आएगी, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। लेकिन इससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे बच्चों। न्यूमेरिकल्स अगर आपको सॉल्व करने हैं ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स। अब कहोगे सर ये क्या बला है, अब तो टेंशन बहुत लेते हो यार, राही सर के रहते टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं बेटा। देखो जो y है ना, y है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, कितनी आयंस प्रोड्यूस्ड हुई। जैसे मान लो CaCl2 है, ठीक है, तो इसमें कितनी आयंस मिलेंगी, एक मिलेगी Ca2 पॉजिटिव, एक मिलेगी 2Cl नेगेटिव, कितनी मिली, तीन। तो आई बोल देना तीन, कब, जब डिसोसिएशन 100% होगा, तो आई क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब मान लो जैसे अगर K2SO4 है, या चलो K3PO4 ले लेता हूं, किसमें टूटेगा, 3K पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, कितनी आइंस मिली, तीन और एक चार, तो आई क्या बोल दोगे, 4। कब, जब डिसोसिएशन 100% है। सर ये डिसोसिएशन वाली बात तो बताई नहीं आपने, कोई बात नहीं, देखो ये जो है ना, ये एक्स ही है परसेंटेज डिसोसिएशन या एसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको बोलता है भाई 20% डिसोसिएट हुआ, तो उसको 20/100 कर देना, 0.2, है ना। और जैसे मान लो ये 20% डिसोसिएट हुआ, ठीक, तो इसके लिए आई निकालो, तो 1 प्लस कितनी कितनी आइंस निकली, y क्या हो गया, 3 माइनस 1, 20% डिसोसिएट हुआ, मतलब 20/100, तो ये हो जाएगा क्या बेटा, i इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, मतलब आई आ गया आपका 1.4। ऐसे निकालते हैं, समझ गए, ऐसे निकालते, ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब साहब बेंटॉफ फैक्टर ने असर क्या डाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, क्योंकि तुम भूल गए, मैंने आखिरी में लिखा था वेंटॉफ फैक्टर एंड द रिलेशनशिप विथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, तुमने अभी तक फॉर्मूले कौन कौन से पढ़े, आपने पढ़ा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये बराबर है Na अपॉन एनबी के, ये पहला पढ़ा आपने। अच्छा, मैं Na अपॉन एनबी की जगह ना अब ये लिख देता हूं, ये वाली चीज बेहतर है, WA MB अपॉन MA WB, ठीक है। एक ये पढ़ा आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, पढ़ा था, भूल गए, अभी तो पढ़ा था, हाँ, वेरी गुड। दूसरा क्या पढ़ा आपने, भाई डेल्टा टीबी बराबर किसके आया था, केबी इंटू मोलैलिटी आया था। तीसरा क्या पढ़ा आपने, डेल्टा टीएफ किसके बराबर था, केएफ इंटू मोलैलिटी था। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या पढ़ा, पाई इज इक्वल टू CRT था, एन बाई वी को कंसंट्रेशन बोल सकते हैं ना, मोलैरिटी। बेटा वेंट ऑफ फैक्टर का ये है मेजर रोल, हर जगह लगा देना आगे, आई 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 आई। तुम्हें बात समझ में आई, नहीं आई, जरूरी है लगाना आई, हर फॉर्मूले के पहले आई लगाना जरूरी है, सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, बस फिर क्या तुम ये चैंपियन। ठीक, यहां हमारा ये खत्म करते हैं चैप्टर को, मिलते हैं अब अगली क्लास में।
कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चन सुने, मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।